अमरावती विभाग के 5 जिलों में खरीफ फसल के संबंध में राज्य के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अमरावती विभाग के सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कृषि अधीक्षक मुख्य रूप से उपस्थित थे। आगामी खरीफ सीजन में कृषि सामग्री की कमी न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किसानों को मुआवजा मिलने का भी आश्वासन दिया। इस बैठक में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने खरीफ सीजन के दौरान खेती के लिए उर्वरक, खाद और दवाओं की कोई कमी न हो, इसका भी ख्याल रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को धोखाधड़ी से बचने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों की मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा जांच कराए जाने के निर्देश देते हुए उड़न दस्तों का गठन किए जाने का आदेश दिया है। सरकारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को KYC की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की भी सलाह दी गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि में नई तकनीकों और विधियों के बारे में नई पीढ़ी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि विषयों को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किए जाने की बात कही है। खास बात यह है कि इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि विभाग में कई पद रिक्त होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि विभाग में प्राथमिकता के आधार पर पदों की भर्ती को मंजूरी दिए जाने का आश्वासन दिया और ये प्रक्रिया अगले 100 दिनों में पूरी किए जाने की बात कही है। शेती हा आपला प्रमुख आपल्या राज्यामधला असो का देशामधला असो, हे प्रमुख शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी आपण ही जी पूर्व तयारीची हंगाम मीटिंग घेतली, यामध्ये खरीप हंगामामध्ये अचूक अशा पद्धतीची सर्व माहिती लोकांपर्यंत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवा। शेतकऱ्यापासून, दुकानदारापासून, कंपनीपासून तर सचिवापासून तर आयुक्तापासून तर मंत्र्यापासून तर खाली विभागापर्यंत सर्वांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या आपण पार पाडल्या। तुम्ही नाही पाडल्या आणि आम्ही कदाचित एखाद्या जागेवर त्याच्या एरियामध्ये जाऊन चेक केलं आणि तिथे ते आढळलं, काही ठिकाणी कृषी विभागाचे सचिव जातील, काही ठिकाणी आयुक्त जातील, काही ठिकाणी हे डायरेक्टर जातील, त्याच्या पाठीमागे काही लाईना बसलेले ते जातील आणि यांनी चेक केलं का मग तो क्रास मध्ये तुम्हाला जबाबदार धरण्यामध्येही कुठं कमी पडणार नाही। तुमच्या अडचणी ज्या आहे तुम्ही आयुक्तासमोर किंवा सचिव महोदयासमोर मांडल्या, ते मला बोलतील, याच्यामधला आपण मार्ग काढू। हे सर्व डायरेक्टर बसलेले आहेत, ही सर्व जी कंपनी वरती बसलेली आहे, यांची जबाबदारी आहे का खालच्याला संरक्षण द्यावं? तुमची जबाबदारी आहे शेतकऱ्याला संरक्षण द्यावं। तुम्हाला काही ठिकाणी अडचण आली तर आम्ही त्याच्यामध्ये पूर्ण ईमानदारीने तुम्हाला मदत करावी। अमरावती जिले की तिवसा बाजार समिति चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की है। तिवसा कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर कांग्रेस ने 18 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। अमरावती जिले में 6 बाजार समिति के लिए चुनाव हुए हैं। इनमें से एक तिवसा की भी बाजार समिति है। यहाँ कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली है। कांग्रेस समर्थित पैनल ने 18 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। सहकार क्षेत्र में पहली बार विधायक यशोमती ठाकुर ने ठाकरे गुट के 7 प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से यशोमती ठाकुर को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस और ठाकरे गुट की ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के बाद यशोमती ठाकुर और उनके समर्थकों ने जोरदार जल्लोष किया। वन साइडेड निकाल आमचे लागलेले आहेत। सगळ्या जागा 18च्या 18 जागा आमच्या निवडून आलेल्या आहेत आणि आम्ही सगळेजण नेहमी सोबत असतो। आम्ही पक्ष म्हणून नाही इथे राहत, आम्ही कुटुंब म्हणून असतो आणि आमचे विलास काका असले, आमचे सुरेश काका आहेत, आमचे संजू भाऊ आहेत, आमचे प्रफुल्ल भाऊ आहेत, आमचे सर्व आम्ही सगळे एकत्र आम्ही कुटुंब म्हणून बरेच वर्षांपासून आमची सर्वांची बांधिलकी आहे। खऱ्या अर्थानं अशी गंमत अशी आहे या सगळ्या मंडळींची की हे सगळेजण ग्राउंड लेवलचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत। काहीही झालं तरी आम्ही एकत्र असतो, सुखादुःखात एकत्र असतो आणि भाजपचं जे आहे या लोकांनी सहकार नष्ट करण्याचं काम या मंडळींनी केलेलं आहे आणि या नष्ट करण्याला आमचा सगळ्यांचा विरोध आहे। औसानात भरपूर साऱ्या सोसायट्या काढलेल्या आहेत। अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी जो स्टेटचा सब्जेक्ट होता तर त्याला त्यांनी नॅशनलवर नेलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये सहकार लॉबी यांना तोडायचे याचा त्यांचा प्रयत्न आहे। आज खरं अब्दुल सत्तार साहेब इथे गेले, नाफेडची खरेदी बंद केली। 50% लोकांची अजून धान्य, चना सगळा घरात पडलेला आहे। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में महाविकास आघाड़ी और विधायक यशोमती ठाकुर के पैनल ने बाजी मारते हुए भाजपा और विपक्ष को हराया।
कांग्रेस नेता और विधायक यशोमती ठाकुर ने अमरावती कृषि उपज मंडी समिति की जीत के बाद विधायक रवि राणा की आलोचना की। हार के बाद विधायक रवि राणा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। हनुमान जी हमारे हृदय में विराजमान है। हनुमान जी मेरे देवता हैं। जिस समय मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया था उस समय यशोमती ठाकुर ने मुझे जेल में डाल दिया था। यशोमती ठाकुर को अब मार्केट कमेटी में सत्ता मिल गई है, इसीलिए उन्हें सत्ता का उपयोग किसानों के हित में करना चाहिए और किसानों के हित के लिए फैसले लेना चाहिए। विधायक रवि राणा ने जवाब दिया कि सहकारिता के क्षेत्र में ये मेरी पहली एंट्री थी और मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था। आनंद आहे या गोष्टीचा की शेतकऱ्यांनी खरं काय आणि खोटं काय हे जाणलं। हनुमान चालीसा आणि पैशाचा वापर आणि चांदीचे नाणे याच्या विरोधामध्ये शेतकरी एकत्र आले आणि खोटं काय आणि खरं काय हे दिसलंय। खरं मी तर असं म्हणायला पाहिजे की आमचं रक्षण हनुमानरायांनीच केलं। भाजप हा जो पक्ष आहे हा खऱ्या अर्थानं हा शेतकऱ्यांचा पक्ष नाहीच आहे, हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष त्या ठिकाणी आहे आणि त्यांना शेतकऱ्यांचं हित कशात आहे हे त्यांना माहितीच नाही आहे आणि शेतकऱ्यांचं हित जे जोपासत नाही त्याला शेतकरी कसा जोपासणार। त्यांची विचारांची प्रवृत्तीच मध्येच गडबड आहे। हनुमान चालीसाचा गैरवापर, रंग बदलणारे सरडे या सगळ्या लोकांना शेतकऱ्यांनी धडा शिकवलेला आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही। भले यशोमती ठाकूरांना हनुमान चालीसा आवडत नसेल, हनुमानावर प्रेम नसेल, रामावर प्रेम नसेल, ते त्यांच्या श्रद्धेचा विषय, पण माझी श्रद्धा आहे की श्रीराम भगवंता आणि बजरंगबली हे माझे दैवत आहे। आणि मला असं वाटते की हे जे इलेक्शन होतं, आमचा जो बळीराजा आहे, शेतकरी जो आहे, तो जेव्हा संकटात होता तेव्हा मी अनेकदा आंदोलन केले। तुकडोजी महाराजांच्या समाधीहून आंदोलनाची सुरुवात केली। तेव्हासुद्धा यशोमती ठाकूरनी स्वतः महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असताना मला जेलमध्ये टाकण्याचं काम केलं। तेव्हा मी 6 दिवस जेलमध्ये होतो। तर मला असं वाटतं की शेतकरीसुद्धा आमच्यासाठी दैवत आहे। जे आमचे दैवत आहे ते सुद्धा आम्ही दैवत त्यांना पूजतो। जर यशोमती ठाकरेला वारंवार असं वाटत असेल की श्रीराम भगवंताचं हनुमानजीचं नाव घेणं हे खऱ्या अर्थात चुकीचं आहे, तर मला असं वाटतं एकदा नाही मी 10दा ते नाव घेईन। शेतकऱ्यासाठी एकदा नाही 10 वेळा मी आवाज उचलीन आणि त्यांना जितक्या वेळा आपल्या पॉवरचा दुरुपयोग करायचा आहे तो त्यांनी अनेकदा केलेला आहे। तर मला असं वाटते पॉवर त्यांना दिलेला आहे। अमरावती FMCमध्ये त्यांना ताकद दिलेली आहे, सत्ता दिलेली आहे। त्या सत्तेचा वापर शेतकऱ्याच्या हितासाठी करावं असं यशोमती ठाकूरांना माझी त्यांना सल्ला आहे की त्या सल्ल्याने जर त्यांनी शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय जर घेतले तर भविष्यामध्ये कुठेतरी शेतकरी राजा त्यांचं पण खऱ्या अर्थानं मानेल की अशा पद्धतीनं काही कोणी निर्णय घेतला, पण ते निर्णय नाही घेतला नाही तर भविष्यामध्ये पुन्हा आम्ही मैदानामध्ये उतरू। जनतेच्या हितासाठी जेव्हा जेव्हा मैदानामध्ये उतरण्याची संधी मिळेल ती घेऊ। सौर ऊर्जा से 7,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 किसानों को दिन में बिजली प्रदान करने से किसानों को सशक्त बनाने के साथ साथ राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और महावितरण के स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक ने अमरावती में जानकारी दी। विश्वास पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 अभियान को लागू करने का निर्णय ले रही है। दरअसल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अभियान शुरू किया था। उसी के तहत मिशन 2025 की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार दिसंबर 2025 तक हर जिले में कम से कम 30 सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे प्रतिशत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इससे किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य में हजारों एकड़ जमीन पर सोलर पैनल लगाए गए और उसके आधार पर बिजली पैदा की गई है। साथ ही बिजली का उपयोग कृषि पंपों के लिए किया जाएगा। वहीं राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों रोजगार सृजित होंगे और सौर ऊर्जा से संबंधित कुशल कार्यबल तैयार होंगे। इस अभियान के लिए महावितरण के विद्युत उपकेंद्रों की दक्षता भी बढ़ाई जाएगी। 4 दिवसापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एका पॉलिसीला चालना दिली, लॉन्च केला। ती पॉलिसी काय, त्याच्या मागची भूमिका काय, मुळामध्ये नरेंद्र मोदीजी यांची जी संकल्पना आहे की एन्व्हायरमेंटला तुम्ही अनुसरून
सोलारला जास्तीत जास्त चालना द्या. त्यामुळे सोलारला चालना देणं आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे तो कसा सोडवता येईल या दृष्टीने केलेली पॉलिसी आहे. आपल्याला आठवत असेल मित्रांनो, 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 1 जे आपण ऐकलं असेल, त्याच्या मागचं उद्दिष्ट हेच होतं की आपल्या जेवढे शेतकरी बंधू आहेत त्यांची फार जुनी मागणी आहे की आम्हाला विजेची उपलब्धता ही दिवसा असावी. अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के वडूरा में एक गौशाला में आग लग गई। इस आग में 3 पशु घायल हो गए और एक पशु की मौत हो गई। चांदूर बाजार तहसील के वडूरा में शुक्रवार शाम एक तबेले में आग लगने से 3 जानवर घायल हो गए हैं। आग में एक पशु के झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैलते हुए गांव के 2 लोगों के घर तक पहुंच गई थी। आग बढ़ने के बाद जब इस संबंध में दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, जिससे इस घटना में एक बड़ी जनहानि होने से बच गई। हालांकि इस आग से संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। VCR। अमरावती जिले के बडनेरा में दुर्गापुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल ऑरेंज सेंटर का वितरण किया गया। कृषि मंत्री ने ये सेंटर किसान उत्पादक कंपनियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बडनेरा के दुर्गापुर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल ऑरेंज सेंटर का किसान उत्पादक कंपनियों को वितरण किया। साथ ही महिला बचत गट और पुरुष बचत गट को संतरा मोबाइल सेंटर का वितरण किया। खास बात यह है कि इनमें से 11 किसानों में से 4 किसानों के पास संतरे के बाग है। साथ ही अन्य किसानों ने भी इन्हें संतरा सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में इन लोगों को संतरे का जूस बेचकर आमदनी प्राप्त होगी। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि राज्य में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के पंचनामे की अंतिम रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर किसानों को राहत के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। अकोला में खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। मार्च और अप्रैल के महीने में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वैसे राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के पंचनामा की अंतिम रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर राहत के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा। अकोला में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास प्रतापगढ़ का उद्घाटन किया। साथ ही महाबीज मुख्यालय में अधिकारियों के साथ खरीफ सीजन पर समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिंदे गुट से कोई भी नाराज नहीं है। ज्या हवामान खात्याने आम्हाला जी माहिती दिली त्यानुसार पुढे अजून काय होऊ शकतो, काही नाही होऊ शकतो, परंतु सातत्याने माझ्या 42 वर्षाच्या राजकारणामध्ये पहिल्यांदा मी पाहिलं की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बांधवांना आसमानी संकटाचा सामना करावा लागला। सरकारही त्याच्याबद्दल ज्या वेळेस जी परिस्थिती निर्माण झाली त्या परिस्थितीनुसार पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आणि शेवटी एकदा वस्तुनिष्ठ पंचनामे झाले तर कोणता पीक आहे, किती नुकसान आहे आणि त्या पद्धतीने केंद्र सरकारचे नियम काही आहे, राज्य सरकारचे नियम काही आहे, हे सर्व करून अजून काही शेतकऱ्याला मदत करता येईल याबद्दल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदय अंतिम निर्णय घेतील। आता इलेक्शन कमिशनरने अधिकृत आम्हाला धनुष्यबाण दिला, अधिकृत शिवसेना नाव दिला, तरी तुम गट म्हणू लागले। म्हणून मी सांगितलं कोणते काही नवीन असेल तर तुम्ही सांगा, परंतु शिवसेनेचे कोणतेही आमदार नाराज नाही। जे आमदार नाराज आहे तिकडे ते तुम्हाला सावंत साहेबांनी सांगितले, तिकडचीच नाराजगी त्यांच्याकडून दूर होत नाही, तर आमचे नाराज होण्याचा प्रश्नच नाही आहे। त्यामध्ये आम्ही जे सांगू लागलो 40 आमदार आणि 10 अपक्ष ह्यापैकी सर्व लोक खुश आहे। आता जे नवीन येऊ लागले त्यांचं स्वागत करण्यासाठी जे सामंत साहेबांनी तुम्हाला जी माहिती दिली ती सत्य समजून आता त्यांच्यासाठी आम्हाला ते नाराज होणार नाही आल्यानंतर त्याची दक्षता निश्चित शिवसेनेमध्ये घेतली जाईल। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठाकरे गुट और भाजपा समर्थित सहकार आघाड़ी ने जीत दर्ज की है। अकोला बाजार समिति चुनाव में एनसीपी, ठाकरे गुट और भाजपा के नेतृत्व वाले सहकार पैनल ने इस बाजार समिति की सभी 18 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में आई है। वंचित समर्थित पैनल को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अकोला बाजार समिति में सहकार पैनल में एनसीपी ने सबसे ज्यादा 11 सीटें जीती है। ऐसे में अध्यक्ष एनसीपी समर्थित विजेता ही बन सकता है, जबकि भाजपा समर्थित 5, राष्ट्रवादी समर्थित 11, ठाकरे गुट समर्थित 2 जगह पर विजयी हुए हैं। इस जीत के विजयी खेमे में जश्न का माहौल है। या निवडणुकीत सहकार पॅनलवर परत एकदा सर्व आपले कास्तकार बंधू सर्व मतदारांनी विश्वास टाकला, याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो।
एक अतिशय उत्तम संस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी झटणारी संस्था आहे. संचालक मंडळ चांगलं आहे आणि आम्हाला विश्वास होता की आज पण हे पूर्ण जे तालुक्यातील शेतकरी बांधव आहे ते सहकार पॅनलच्या भक्कम पाठीशी राहतील आणि त्यांनी तसं करूनही दाखवलं. सहकार पॅनलचे संपूर्ण 15चे 15 उमेदवार चांगल्या मताने निवडून आले. याबद्दल परत एकदा मी सर्व मतदारांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि ही संस्था शेतकऱ्यांसाठी चांगलं काम याच्या पुढे करत राहील अशी या ठिकाणी सर्वांना ग्वाही. वंचित बहुजन आघाड़ी ने अकोला जिले की बार्शी टाकली कृषि बाजार समिति में प्रवेश कर लिया है। यहाँ से वंचित के 3 प्रत्याशी चुने गए हैं। अकोला के एडवोकेट अग्रवाल दंपत्ति को गाली देने और मारपीट का मामला अब गर्मा गया है। इस मामले में संदिग्ध आरोपियों पर राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने वाले मूर्तिजापुर पुलिस थाने के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए अकोला वकील एसोसिएशन द्वारा पैदल मार्च का आयोजन किया गया। हालांकि बेमौसम बारिश के कारण अकोला बार एसोसिएशन कार्यालय के बाद में दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। एसपी कार्यालय में पहुंचे वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस घटना का विरोध करते हुए और अकोला के पुलिस अधीक्षक को अपनी मांगों का एक निवेदन सौंपा है। इस दौरान मूर्तिजापुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष व सत्ता पक्ष के करीबी नेता नानकराम नेमनानी के दबाव में गंभीर मामला दर्ज करने के बजाय इस घटना के संदिग्ध आरोपियों को शरण देने के लिए थानेदार सचिन यादव, एपीआई राहुल देवकर व मामला दर्ज करने वाले मूर्तिजापुर थाने के हेड कांस्टेबल को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई। साथ ही एडवोकेट अग्रवाल के खिलाफ दर्ज जालसाजी के झूठे मामले को खारिज करने की मांग की गई है। अधिवक्ता पवनेश अग्रवाल व त्यांच्या पत्नी सपना अग्रवाल यांच्यावर मूर्तिजापूरवरून येत असताना, अमरावतीवरून अकोल्याला येत असताना जो मूर्तिजापूर येथे जो काही हल्ला झाला त्याबाबत वकील संघाने तातडीची सभा बोलून त्वरित त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची वर पोलिसांनी योग्य कारवाई करायला आवश्यक होती ती न केल्यामुळे निषेध नोंदवत आहे आणि त्यांना स्थानिक गुन्हेकडे त्यांचा तपास देण्यात यावा, त्यांना संरक्षण देण्यात यावं आणि गुन्ह्यांची वाढ करण्यात यावी. ज्या आरोपितांनी यांना मारहाण केली त्या गुन्ह्याची वाढ करण्यात यावी. ह्या घटनेचा निषेध म्हणून आज जिल्हाधिकारी एसपी साहेबांना आम्ही हे निवेदन घेऊन जात आहे. बुल्ढाना कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में 8 सीटों पर भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा, ऐसा आरोप शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने लगाया है। महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन समन्वय संघ के पदाधिकारियों और शिक्षा अघाड़ी संगठन के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गैर आक्रामक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कई आंदोलन किए गए। इस बीच सरकार को 30 अप्रैल 2023 की कट ऑफ तारीख दी गई है। उसके बाद 3 मई से राज्य के हजारों शिक्षक मुंबई में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। राज्य के 306 तहसील में कई शिक्षक बिना पेंशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अगले 5 से 6 साल में 90% कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों के पास अब कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए अब आंदोलन को और भी तीव्र किया जा रहा है। 1 नोव्हेंबर 5 ही कट ऑफ डेट आहे. 1 नोव्हेंबर 5 पूर्वी लागलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना आहे. 1 नोव्हेंबर 5 नंतर लागलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना नाही. परंतु महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागात वेगळी परिस्थिती आहे. आमची मागणी हीच आहे की 1 नोव्हेंबर 5 नंतर लागलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळायला पाहिजे. त्या दृष्टीने सरकारने 3 रिलीफ दिले आहे, एक समिती स्थापन केली आहे आणि भविष्यात सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळेल याचा मला विश्वास आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागातल्या 1 नोव्हेंबर 5 पूर्वी जे टप्प्यावर होते, ज्यांना 100% अनुदान नव्हतं, अशांना काहीच नाही आहे. त्यांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका आहे. त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाही, त्यांचे GPF खाते बंद पडलेले आहे, त्यांना DCPS नाही, त्यांना NPS नाही, त्यांचं भविष्य अंधकारमय आहे. आणि म्हणून या राज्यातल्या 26,000 लोकांकरता 3 मे 2023 पासून आझाद मैदानावर मोठं आंदोलन उभारणार आहे. या आंदोलनाला सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावे असं माझं आपल्यामार्फत आवाहन आहे. सर, मागे जे आंदोलन नाराज होत्या म्हणजे मागे जे आंदोलन झालं त्या आंदोलनाचं फलित फारच वाईट नाही आहे. पाहिजे तसं नाही मिळालं तरी पेन्शन योजनेचे 3 लाभ आम्हाला मिळाले आहे आणि मृत्यूनंतर जे पेन्शन मिळायला पाहिजे सेवानंतर जे पेन्शन मिळायला पाहिजे तोच फक्त एक लाभ राहिला आहे. त्याच्यासाठी बक्षी समिती नियुक्त झाली आहे आणि माझी अशी खात्री आहे की भविष्यात ती पेन्शन योजना मिळेल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.